प्राचीन समय की बात है। भागलपुर गांव में नीलकंठ रहा करता था और साधारण तरीके से जीवन व्यतीत करता था। वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। इस साल बारिश ना आने की वजह से खेती में कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंग्रेजों को लगान देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे नीलकंठ भाईजान, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? बहुत सोचते हो। इस बार शायद अंग्रेज हम पर तरस खाकर हमें माफ कर दे। तरस खाना उस अंग्रेजों के बस में नहीं है। उनका घर ही हमसे चलता है। तरस भला वो क्यों खाएंगे? हमें लूट लूट कर तो हमारा कोहिनूर ले गए। भाईजान, आपको कोहिनूर की पड़ी है? आप पहले लगान के बारे में सोचिए। उतने में नीलकंठ के पास एक अंग्रेज आ गया और उससे कहने लगा, तुम नौटंकी बाजों से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे 2 गुना ज्यादा लगान दे देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन मालिक, इस बार की फसल आपने हमसे पहले ही ले ली है, उसमें भी आप लगान मांग रहे हैं। तुम्हारी इतनी जबान चल रही है। तुम्हें तो मैं। अंग्रेज ने नीलकंठ को जोर से एक धक्का दिया, जिससे उसकी कमर लचक गई और वो जख्मी हो गया। हे मालिक, तुम्हें जरूर इस बात की सजा मिलेगी। नीलकंठ भाईजान, आप ठीक तो हैं? चलिए, इनसे जबान लड़ाना हमारे लिए ठीक नहीं है। अब चलिए यहाँ से। रोशनी नीलकंठ को लेकर उसे घर छोड़ने चली गई। तब वहाँ जाकर देखा कि नन्हा सा बच्चा एक माचिस की डिबिया के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए और उससे पूछने लगे, बेटा, ये सोने की माचिस तुम्हें किसने दी? ये आम माचिस की डिबिया तो नहीं लग रही। क्या कहा? सुनहरी माचिस? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको क्यों बताऊं? पहले मुझे कुछ खाने को दो, तब मैं आपको बताऊंगा। आजकल के बच्चे बेहद बदमाश हो गए हैं। इन्हें अभी से अपने मतलब का सामान चाहिए। बेटा तुम बताओ तो, मैं तुम्हें ढेर सारी मठरी और गुजिया दूंगा। गुजिया और मठरी? इससे मेरा काम बन जाएगा। आप सबको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उस पहाड़ों के रास्ते आपको जंगल में जाना है, वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। नीलकंठ ने उस बच्चे से वो सोने की माचिस ले ली। ऐसे ही आप मुझसे सौदा करते रहिए, हमेशा फायदे में रहिएगा। अरे जाओ चलो, कुछ दिनों तक यहाँ कहीं नजर मत आना। नीलकंठ और रोशनी जंगल की तरफ बढ़ चले, हाथों में सोने की माचिस लिए। और जैसे ही वो जंगल में पहुँचे, उन्हें पूरे जंगल में माचिस नजर आने लगी। यानी जंगल के सारे पेड़ माचिस के बने हुए थे। पूरा जंगल माचिस का था। हे भगवान, ये सब क्या है? ये जंगल तो पूरा माचिस का है। उसके बच्चे की बात में सच्चाई थी। हमें और अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। जरूर कोई ना कोई संदेश होगा। नीलकंठ और रोशनी उस माचिस के जंगल में खो से गए। इतने में वो सोने की माचिस बेहद चमकने लगी, जिसे देखकर दोनों डर गए। अरे ये क्या है? ये तो चमकने लगी। इसे फेंक दीजिए, अगर इसमें आग लग गई तो आप जख्मी हो जाएंगे। नीलकंठ ने उस सोने की माचिस को डर के फेंक दिया। जैसे ही माचिस को उन्होंने नीचे फेंका, वहीं दूसरी तरफ से उसी सोने की माचिस का दूसरा टुकड़ा लेकर एक अंग्रेज आया और उनसे कहने लगा, जय हो गंगा मैया की, जय श्री राम। ये अंग्रेज तो भगवान का भक्त लग रहा है। हमें तो इस बारे में सोचना चाहिए कि कहीं अंग्रेज अपने भाइयों और पट्टीदारों को इस माचिस के जंगल के बारे में ना बता दें। तुम दोनों उसकी चिंता मत करो, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मुझे ये जंगल तोहफे में मिला है। आपके कहने का क्या मतलब है? हम कुछ समझे नहीं। आखिर ये सोने की माचिस, ये जंगल, इन सब का मतलब क्या है? हाँ, हमें अच्छे से बताओ, वरना हम इस जंगल के बारे में सबको बता देंगे। अरे अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं राम भक्त रॉबर्ट। ये कहानी है 20 साल पहले की। तुम्हारे गांव के राजमणि ने माचिस का इजाद किया था। ये हो गई माचिस तैयार। अब हमारे हिंदुस्तान को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ना पत्थर घिसने की, ना ही दूसरों के घरों से आग लेने की। इस माचिस की मदद से सभी के घरों में रोशनी आ जाएगी। उस माचिस को लेकर राजमणि अपने दोस्त रॉबर्ट के पास चला गया, लेकिन गांव के गद्दार सुखीराम ने ये सारी बातें पीछे खड़े सुन ली थी। अच्छा, तो ये बात है, इस बेवकूफ ने माचिस बना ली है। इस बात को अंग्रेजी हुकूमत तक मैं पहुंचाऊंगा।
और सुखीराम ने सारी बातें जाकर अंग्रेज अफसर को बता दी। अच्छा तो ये बात है, उस राजमणि को अभी सबक सिखाऊंगा, उसे रॉबर्ट के पास जाने से रोकना होगा। अंग्रेज अफसर और सुखीराम दोनों ही रॉबर्ट के पास जा पहुंचे और वहां देखा रॉबर्ट और राजमणि उस जंगल में उसी आविष्कारी माचिस से आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। उतने में सुखीराम और अंग्रेज अफसर वहां पहुंच गए। तुम्हें मैं गिरफ्तार करता हूँ। अंग्रेजी हुकूमत होते हुए भी तुमने अपने घर में आविष्कार किया, तुम्हें इसकी सजा मिल रही है। रॉबर्ट, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें भगवान का श्राप लगेगा। इसी वजह से आज भी मैं इस माचिस के जंगल में छुप कर हूँ। लेकिन इस जंगल का और उस सोने की माचिस का क्या लेना देना? आधी अधूरी बातें हमें मत बताओ, क्या बात है ये बताओ। जेल में जाकर राजमणि ने राम भगवान की खूब स्तुति की, जिस वजह से राजमणि की सारी जमीन माचिस की हो गई। इस माचिस से तुम कुछ भी अगर जला दोगे तो वो सोने की हो जाएगी। क्या बकवास है, उस माचिस का आधा हिस्सा मेरे पास है, आधा तुम्हारे पास, इसे जोड़ देते हैं। एक शंट बच्चा आकर मुझसे वो चुरा ले गया, लाओ इसे जोड़ दो। और जैसे ही उन्होंने माचिस के दोनों भागों को जोड़ा, पूरा माचिस का जंगल चमक उठा, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी आ गई। ये क्या, ये जंगल चमक क्यों रहा है? अब क्या होने वाला है? अगर अंग्रेजों की टोली यहाँ आ गई ना तो हमें बहुत कुछ भुगतना होगा। सब लोग छुप जाओ। रॉबर्ट, रोशनी और नीलकंठ छुपने ही वाले थे तो वहाँ अंग्रेज अफसर और सुखीराम आ गए। माचिस के सुनहरे जंगल को चमकते हुए देखकर दंग रह गए। रॉबर्ट, तुम अब तक हो, मुझे तो लगा परलोक सिधार लिए। चलो, अच्छा हुआ तुम मिल गए। उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया कि ये सोच के कि तुम अंग्रेज हुकूमत के वफादार हो। मालिक, आप भी क्या खामखा इन बातों पर गौर कर रहे हैं? ये माचिस लीजिए और इनके जंगल को खाक में मिला दीजिए, जल्दी कीजिए। अंग्रेज अफसर ने किसी की एक ना सुनी, उस माचिस के सुनहरे जंगल को जला दिया। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। धुआं। पूरा माचिस का जंगल जलकर राख हो रहा था और जैसे ही वहां से धुआं हटा, रोशनी, रॉबर्ट और नीलकंठ ने देखा कि सुखीराम और अंग्रेज अफसर बड़ी बड़ी माचिस की तीलियों के जेल में बंद है और दूसरी तरफ हर जगह सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। कई सारी सोने की माचिस वहां दिखाई दे रही है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? हमें यहाँ से बाहर निकालो। आपके साथ रह रहकर हम भी यहीं बंद हो गए हैं, ये आपने क्या किया? जैसे ही माचिस की बड़ी बड़ी तीली को हाथ लगाते, उसमें से चिंगारी निकलने लगती और वो बाहर ना आ पाते। इन्हीं सब चीजों को देखकर रॉबर्ट ने कहा, ये तो होना ही था, सब राम कृपा है। अरे गधो, देख क्या रहे हो? और ये सोना और ये माचिस ले लो और सबको बांट दो। अब हमारा गांव अंग्रेजों से आजाद है। चलो। मैं आज इतनी खुश हूँ, ये सब सच हो रहा है, मजा आ गया। अचानक मेरी कमर भी ठीक हो गई, दर्द गायब हो गया। जय श्री राम। उस सोने की माचिस की मदद से पूरे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। गांव में मानो तरक्की का बोलबाला हो गया, सब कुछ ठीक चलने लगा। गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे। माचिस का आविष्कार हिंदुस्तान ने किया, ये बात पूरे दुनिया में चर्चित हो गई। बिलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे, लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहां चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव बिलासपुर आते। गांव की औरतें कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थीं। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे अब्बू शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा भूमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और अब्बू के ना आने तक तुम अपनी अम्मी के साथ ही रहना। उस वक्त मूसलाधार बारिश का वक्त था।
पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आके चले जाने का इंतजार कर रहे थे। अम्मी, अब्बू कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों से बारिश होना शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वहीं मोनू के अब्बू वहां पर आ जाते हैं। मोहतरमा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यही है। हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। अब्बू, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें घूमर चाचा आवाज देते हैं। अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो, कुछ राशन हो तो वो भी ले लो और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी, वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे घर में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे। चंद्रकांत अपने खानदान और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है अम्मी। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात। नदी के तट पर गांव वाले बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद ना राशन बचा और ना ही ठिकाना। पानी भी वक्त के साथ साथ भरता जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें खुद इंद्रदेव से दुआ करनी होगी, तब जाकर कुछ तरकीब निकलेगी। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे इंद्रदेव, रहम करो, हमारे साथ बच्चे और बूढ़े भी हैं। रहम करें, उन बेचारों की जान खतरे में है। उनकी दुआ सुनकर एक बड़ा सा उजाला आता है और इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस बारिश का कारण खुद पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर बारिश रोक कर रहम तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे बेटे के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जितने भी घर बनाएगा वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही बारिश खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा, वो देखते ही देखते वो बड़े से कागज के घर बन गए। सारे बिलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अभी भी जोरों से चल रही थी। अम्मी, मुझे बेहद जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर पाए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के कागज की कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और बेगम दोनों भूख से करा रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो खतरा ना आ जाए। जैसे तैसे जाकर अब बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है। अगर वहां जैसे तैसे पहुंच जाएं तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पे भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है। अगर हम वहां चलकर वहां पर कुछ इंतजाम कर सकते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में
अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव विलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा खुचा राशन भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चलें तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के घर जाकर, जो घर पानी से आधा भरा हुआ था, वहाँ से राशन की टंकी ले लेता है। घुम्मड़ चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुँचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे 2 दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा विलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहने के तहत गायब हो जाता है। सारे अपने गांव विलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे। ये जरूर इंद्रदेव का करिश्मा है। ये अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगे। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी विलासपुर में अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।